बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले, आज ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है, डरते हैं बंदूकों वाले एक नहती लड़की से, बहादुर बाप की बहादुर बेटी। ये बहादुर बाप कौन है, बहादुर बाप की किस बेटी की बात हो रही है और बंदूकों वाले किस नहती लड़की से डरते हैं? ये बात चल रही है मरियम नवाज़ से मुतल्लक, जिनको कल नैब ने तलब किया है। नैब में इनकी पेशी है और मुझे, आपको, तमाम पाकिस्तानियों को इस नहती लड़की से क्यों डरना चाहिए। मैं इससे पहले भी एक और वीडियो में इससे मुतल्लक बात कर चुका हूँ कि किस तरह मरियम नवाज़ ने रायवेंड के अंदर 1440 कनाल अराजी LDA की मिली भगत से, अपने चचा शहबाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी मिली भगत से अपने नाम करवाई। आज उस हवाले से कुछ मज़ीद अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप ये देखें, मरियम नवाज़ के पास कोई अवामी ओहदा नहीं है, ना वो कोई वफाकी सेक्रेटरी हैं, ना वो कोई ब्यूरोक्रेट रही हैं, ना वो मेंबर कौमी असम्बली रही हैं, ना उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर उनके साबका टैक्स गोशवारों का जायज़ा लिया जाए, उन्होंने अपने टैक्स गोशवारों के अंदर जो आमदन जाहिर की है, उस आमदन के मुताबिक जो 1440 कनाल अराजी का उनके ऊपर केस है। सबसे पहला सवाल ज़राए आमदन का है। ज़राए आमदन के आपने ये 1440 कनाल अराजी कैसे ख़रीदी, इसके लिए आपने पैसे का हसूल कैसे यकीनी बनाया, सबसे बड़ा सवाल। दूसरे नंबर पर, जिस तरह से उन्होंने ये अराज़ी अपने नाम गैर कानूनी तौर पर अलाट करवाई, उसकी कहानी कुछ यूँ है कि 1440 कनाल अराज़ी, फ़ी कनाल इन्होंने 7,812 रुपये फ़ी कनाल के हिसाब से इन्होंने अपने नाम अलाटमेंट करवाई। दिलचस्पी की बात यह है कि इनके वालिद नवाज शरीफ साहब, इनके चचा शहबाज शरीफ साहब, इनके नाम भी जितनी कमर्शियल और ज़रूरी अराज़ी इन्होंने अपने टैक्स गोशवारों में, अपने असासों में जो जाहिर की है, उसकी भी फ़ी कनाल जो कीमत लिखी गई है वो 7,812 रुपये फ़ी कनाल लिखी गई है। जबकि नैब की तहकीकात के मुताबिक ये जिस अराज़ी की बात हो रही है, 1440 कनाल अराज़ी, यहाँ पर फ़ी एकड़ अराज़ी की कीमत करीबन 2.25 करोड़ रुपए बनती है। 2.25 करोड़ रुपए में ज़री अराज़ी की बात कर रहा हूँ, इसमें कमर्शल और रहायशी जो ज़मीन है उसका ज़िक्र शामिल नहीं है। 2.25 करोड़ के हिसाब से ये करीबन 7.25 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बनती है, जो इन्होंने चंद टकों के अवज़ फ्रॉड के ज़रिए कौमी ख़जाने पे इस गरीब कौम के वसाइल पर डाका मारते हुए इन्होंने हासिल की। और उसके बाद इन्होंने अपने असासों में इस अराज़ी को छुपाया। बल्कि बबांगे दहल ये टीवी के ऊपर आकर कई इंटरव्यूज़ में कह चुकी हैं कि मेरे नाम लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि 1440 कनाल अराज़ी बराह रास्त अपने नाम करवा ली। उसके बाद उस अराज़ी के सराउंडिंग 2000 एकड़ जो मज़ीद ज़मीन थी वो इन्होंने LDA की मिली भगत से इसको ग्रीन वैली डिक्लेयर करवा लिया। ग्रीन वैली का मतलब है कि वो ज़मीन ना किसी को बेची जा सकती है, ना किसी को अलाटमेंट की जा सकती है, ना वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। यानी कि जो असल मकसद था वो ये था कि रायवेंड के शाही महल के गिरदो नवा में कोई शूदर, कोई बदबूदार पाकिस्तानी, कोई गरीब हकीर हम और आप जैसे जो आम पाकिस्तानी है वो वहाँ करीब फटक भी ना सकें। अब आप अंदाज़ा करें, एक नहती लड़की जिसके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, कोई सरकारी ओहदा नहीं है, मेंबर कौमी असम्बली नहीं है, किस तरह वो फ्रॉड करके इस गरीब कौम पर डाका मारती रहीं, किस तरह इस गरीब कौम के वसाइल पर काबिज़ होती रहीं। अब थोड़ा सा अपने जहन को दौड़ाकर आप एक लम्हे के लिए अंदाज़ा करें कि अगर इस नहती लड़की के पास कोई अवामी ओहदा होता, ये नहती लड़की नेशनल असम्बली की मेंबर होती, कोई वजारत होती, या किसी सूबे की वज़ीर आला होती, या कोई ब्यूरोक्रेट होती, तो इस नहती लड़की ने क्या तूफ़ान बदतमीज़ी मचाना था। ये तो जिक्र हो रहा है रायवेंड की इस 1440 कनाल अराज़ी का। इन मोहतरमा का बस चलता तो ये नई दिल्ली तक के रकबों के ऊपर कब्ज़ा कर लेती, पूरे पाकिस्तान को अपने शरीफ ख़ानदान के नाम पूरे पाकिस्तान की अराज़ी ट्रांसफ़र करवा लेती। ये तो आपको और मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी एक नहती लड़की हैं जिनके पास कोई अवामी ओहदा नहीं है, जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। अवामी ओहदा और इख्तियारात ना होने के बावजूद जिस तरह से ये
खांचे लगाते रहे ये पूरा ख़ानदान, ये पूरा आले शरीफ, और इस आले शरीफ से फ़ायदा उठाने वाले जो दीगर लोग हैं वो उसकी कहानियाँ आप नैब के ज़रिए और हम जैसे नौजवान सहाफ़ियों के ज़रिए सुनते रहेंगे। अब आ जाता है थोड़ा सा ज़िक्र इस नहती लड़की और इस नहती लड़की के चचा के माबेन जो शदीद जो तनाज़ात जिनका ज़िक्र मीडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सुनते आ रहे थे, वो तनाज़ात शिद्दत अख्तियार कर गए। असल मामला ये है कि गुज़श्ता दिनों आपको मालूम होगा कि FATF के मामले पर कानून साजी का मरहला एक चैलेंज दरपेश था हुकूमत को। उसमें हुकूमत ने अपोजिशन से मदद मांगी क्योंकि हुकूमत के पास कौमी असम्बली के अंदर नंबर्स पूरे नहीं हैं किसी भी तरह की कानून साजी के लिए। अब इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब जो अपनी प्लेटलेट्स का इलाज करवाने के लिए लंदन तशरीफ़ ले गए थे, पता नहीं कौन सी उनकी वो प्लेटलेट्स ख़राब थी, वो कभी चाय खानों में बैठे नज़र आते हैं, कभी वो काफ़ी पीते नज़र आते हैं, कभी चहलकदमी करते नज़र आते हैं, आपको या मुझे इलाज करते तो कहीं भी नज़र नहीं आए। उन्होंने वाज़े तौर पर अपनी पार्टी के लोगों को लंदन से अहकामात भिजवाए थे कि आपने किसी किस्म की कानून साजी में इस हुकूमत का साथ नहीं देना, आपने कोशिश ये करनी है कि हुकूमत FATF और जो गैर मुल्की दबाव इस वक्त रियासत पाकिस्तान पर है उसके प्रेशर में आकर ये हुकूमत खुद ही ढह जाए। यानी कि इस हुकूमत के बुग़्ज़ में, इमरान ख़ान के बुग़्ज़ में रियासत के मफादात को और रियासत की सालमियत को दाव पर लगाने का प्लान था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, जिनसे आपके और मेरे करप्शन के ऊपर लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक खूबी जो कि पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों को, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों में उनको मुमताज़ करती है, वो उनकी अपने बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की बनिस्बत कुछ किसी हद तक उनके दिल के अंदर जो एक रहम का जज्बा कह लें या हुब्बुल वतनी का जज्बा कह लें, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक उम्मीद उनके अंदर रहती है। शहबाज शरीफ साहब इस मामले पर डट गए। उनका ये कहना था कि हुकूमत से, इस रियासत से हमारे लाख इख्तलाफात, लेकिन जब कहीं इस रियासत की सालमियत का मामला आएगा, कौमी मफाद का मामला आएगा, हम अपने सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर इस हुकूमत का साथ देंगे, इस रियासत का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने यकतरफ़ा फ़ैसला करते हुए, अपने भाई के नवाज शरीफ साहब के फ़ैसले से इख्तलाफ करते हुए FATF के मामले पर जो कानून साजी का मरहला दरपेश था उसमें हुकूमत का साथ दिया, जिसमें हुकूमत ने बड़ी आसानी से वो कवानीन मंजूर करवा लिए। इस तमाम तर डेवलपमेंट के बाद मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के माबेन ताल्लुकात बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गए, ताल्लुकात में कशीदगी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मरीम नवाज़ के ग्रुप, खुसूसन शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल जैसे लोग जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट गर्दानते हैं, लेकिन रात के अंधेरों में GHQ के गेट नंबर 9 पर यही लोग तलवे चाटते नज़र आते हैं। इस वक्त इन दोनों मुस्लिम लीग नून के ग्रुपों के माबेन जो आपस में कशीदगी है वो अपने अरूज पर पहुंच गई है। इस वक्त मरीम नवाज़ ग्रुप की कोशिश किसी तरह से ये है कि शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया जाए और पार्टी पर टेक ओवर कर लिया जाए, जबकि शहबाज शरीफ साहब की इस तमाम तर सिनारियों में कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं मामलात अगर चाहे वो बहुत आहिस्तगी से भी आगे बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता बच निकलने का हमें नज़र आ जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन हमें इस तरह का मिल जाएगा। रियासत से टकराने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्की मफाद को दाव पर लगाने से सिर्फ़ और सिर्फ सरासर नुकसान रियासत और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान है। अब थोड़ा सा ज़िक्र कर लेते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली की ख़बरें तज्ज़िये TV चैनल्स और प्रिंट मीडिया में आप सुनते होंगे। मेरे इत्तलात के मुताबिक इसकी तस्दीक मुक़्तदर हलकों और ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ के
मेन स्ट्रीम के लोगों ने भी कर दी है कि ये तमाम तर तज्जिए, तमाम तर ख़बरें सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिशात हैं। इन ख्वाहिशात के पसे पर्दा जो असल डोरियां हिलाने वाले हैं वो मुस्लिम लीग काफ के लोग हैं। मुस्लिम लीग काफ ये तमाम तर शोशे छोड़ रही है। असल मकसद उस्मान बुज़दार साहब, जिनको इस हफ्ते नैब ने तलब किया है, उस्मान बुज़दार साहब पर दबाव डालना है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर दबाव डालना है। इस वक्त इमरान खान साहब और मुस्लिम लीग काफ के माबैन ताल्लुकात का ये हाल है कि इमरान खान साहब काफ लीग के लोगों का नाम भी सुनना बर्दाश्त नहीं करते। कल की वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक ख़बर शेयर की थी कि जिन 6 अजला के अंदर ब्यूरोक्रेसी की तैनातियाँ और ट्रांसफ़र्स मुस्लिम लीग काफ ने करवाए थे, वहाँ पर मुस्लिम लीग काफ के लगाए हुए तमाम ब्यूरोक्रेट्स, DPOs और डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को हटाने का फ़ैसला कर लिया गया है। कल इस हवाले से एंटी करप्शन पंजाब ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुजरात हफ्सा रानी साहिबा, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। उन पर कौमी ख़जाने को 7 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम था और करीबन 5 अरब रुपए की जायदादें करप्शन के पैसों से उनकी बनाई गई, वो सामने आ चुकी हैं। मैं आप लोगों के साथ बारहा ये बात शेयर करता रहता हूं कि पाकिस्तान खुसूसन पंजाब के अंदर 90% मसाइल की जड़, 90% मसाइल की ज़िम्मेदारी इन ब्यूरोक्रेसी के दगड़ दलों पे आयद होती है। ये मैं इतना सख्त लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये लोग बड़ी खूबसूरती से अवाम की जेबों पर, अवामी वसाइल पर, इस रियासत के वसाइल पर डाका मारते हैं, अरबों खरबों की जायदादें बनाते हैं, उसके बाद मासूम बनकर, हीरो बनकर फ़ोटो सेशन करवाते नज़र आते हैं। इन लोगों पर किसी की नज़र नहीं जाती। इनकी करप्शन के ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत ना तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सहाफ़ी हैं उनमें है, ना इन लोगों के ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत हमारे सियासतदानों में है। सियासतदान एक दूसरे के ऊपर तो कीचड़ उछालते नज़र आते हैं। क्या कभी आपने कौमी असम्बली में या किसी सूबाई असम्बली में या सेनेट में कहीं भी ये सुना कि किसी सियासतदान ने, अपोजिशन के किसी लीडर ने, किसी ब्यूरोक्रेट के बारे में, किसी डिप्टी कमिश्नर की करप्शन के बारे में बात की हो? जबकि आप अंदाज़ा करें कि गुजरात की एक एडिशनल, पूरी वो डिप्टी कमिश्नर नहीं थी, उनके पास एडिशनल चार्ज था, 7 अरब रुपए की करप्शन उनकी पकड़ी गई है, रंगे हाथों वो गिरफ्तार हुई हैं, उनकी जायदादों का सुराग लगा लिया गया है। अगर सियासतदान करप्शन करते, वैसे तो करप्शन जो भी करे, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो फौजी जर्नल हो, चाहे वो पुलिस का कोई बड़ा अफसर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई भी हो, सबका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन सियासतदानों का तो एहतसाब होता है। जर्नलों की करप्शन की कहानियाँ और किस्से आप पढ़ लेते हैं, उनमें बहुत सारे 90% झूठ होता है, 10% सच होता है, लेकिन इन ब्यूरोक्रेट्स की तरफ किसी की नज़र नहीं जाती। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर लिया है, इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर नैब और एंटी करप्शन ने हाथ डालना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे ये लोग गिरफ़्तार होते जाएंगे, इनकी करप्शन की कहानियाँ और किस्से सुनकर मैं और आप तो हैरान होंगे ही। ये जो करप्ट सियासतदान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जिनकी कहानियाँ हम सुनते हैं, ये भी शर्मिंदगी से मुंह छुपाते फिरेंगे कि यार हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। ये 100-200 अरब रुपए की करप्शन, ये तो किसी खाते में ही नहीं आती। एक डिप्टी कमिश्नर, एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 7 अरब रुपए की करप्शन कर सकता है, तो पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मिलकर इस कौमी ख़जाने को खरबों डॉलर्स का नुकसान अब तक पहुंचा चुकी होगी। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।